हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम एडिटोरिया बुक को कवर कर रहे थे बिहार स्पेशल के लिए, जिसमें हमने आधुनिक बिहार के इतिहास को शुरू किया था, जिसमें हमने जनजातीय विद्रोह 1857 की क्रांति और कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो उसे जाके एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और आज हम राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम आधुनिक बिहार के इतिहास को भी खत्म कर देंगे, यहाँ पे ये ओवर हो जाएगा। और हम अगली वीडियो से बिहार के भूगोल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो 71वीं बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। और जिस भी एग्जाम में बिहार स्पेशल पूछा जाता है, उस सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को। तो सबसे पहली बात करें तो स्वराज पार्टी और बिहार। स्वराज पार्टी और बिहार की बात करें तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में होता है। तो ध्यान रखिएगा, 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में होता है। इसके अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने से बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ध्यान रखना है, चितरंजन दास जो थे, इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा जो विधायिका थी, विधायिका में भाग लेने से बहिष्कार किया गया। चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः उन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। तो ध्यान रखिए, जो अधिवेशन हुआ गया में, उसमें कहा गया कि हम विधायिका में प्रवेश नहीं करेंगे, उसके लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चितरंजन दास और मोतीलाल लाल नेहरू चाहते थे कि हम उसमें प्रवेश करें और उसमें जाकर के ब्रिटिश नीतियों का विरोध करें। तो इस तरीके से इन्होंने एक स्वराज पार्टी का गठन करा। तो ये ध्यान रखना है। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। तो बिहार के रेफरेंस में अगर देखें तो क्या हुआ, फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। और राष्ट्रीय स्तर पे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। ध्यान रखना है, स्वराज पार्टी के पहले जो अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। आगे देखते हैं साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों, जो कि 1919 में आया था, कि जांच के उद्देश्य से आया था। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 का, उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन भेजा गया। गठन तो 1927 में हो गया था, लेकिन ये जब भारत पहुंचा तो 1928 में ये भारत पहुंचा था। राष्ट्रीय स्तर पे लाजपत राय जी जो थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। बिहार में बात करें तो बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। कब आया? 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने इसका विरोध किया। तो ध्यान रखना है, बिहार में किसके नेतृत्व में? अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। और राष्ट्रीय स्तर पे लाला लाजपत राय के द्वारा। आगे देखते हैं, आगे बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन की स्थापना की। बिहार सोशलिस्ट के स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। ध्यान रखना है, कब होता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना? 1931 में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन कब बनता है? 1931 में बनता है। और स्थापना का मुख्य श्रेय जयप्रकाश नारायण जी को दिया जाता है और फूलेना प्रसाद वर्मा जी को। आगे बात करें, 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। तो औपचारिक रूप से अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि पटना में पड़ता है, इसी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में होती है। तो वैसे अनौपचारिक रूप से 1931 में हो जाती है, लेकिन 1934 में ये औपचारिक रूप से होती है। इसके अलावा बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य श्री नरेंद्र देव। और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल जो थे, ये लोग प्रसिद्ध हैं। आगे बात करें तो इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा है। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखिएगा।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन अगर बात करें तो कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है लाहौर अधिवेशन में। आगे बात करें, अच्छा आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करता है। अगला है कि प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी का डेट डिसाइड किया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू कर दी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह आरंभ कर दिया। तो ध्यान रखना है, सत्याग्रह जब शुरू कब होता है तो दांडी मार्च जो शुरू होता है 12 मार्च 1930 को, और गांधी जी इसे पूरा करते हैं 6 अप्रैल को, और उसी दिन नमक बनाते हैं और सत्याग्रह को प्रारंभ करते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ की अगर बात करें तो बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर होता है। क्योंकि ये तटीय क्षेत्र नहीं है बिहार, तो यहाँ पे कैसे इस आंदोलन का साथ दिया जाता है। तो नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को चंपारण में सारण तट पर, कहाँ पे? सारण तट पर नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इसका शुरुआत की जाती है। सविनय अयोध्या आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया जाता है। इसके अलावा मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। ध्यान रखना है, सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना की जाती है। अगला देखते हैं तो इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने, कहाँ पे? छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दी। ध्यान रखना है, नंगी हड़ताल इसी से कब की बात है? ये तो सविनय अयोध्या आंदोलन के दौरान की बात है। इस आंदोलन के दौरान ही छपरा जेल के जो कैदी थे उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दिया। सविनय अयोध्या आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। किसके लिए? चौकीदारी कर। अब इसके अलावा सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 30 जून 1930 को, और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। कहाँ के? भागलपुर के दीप नारायण सिंह को जब ये गिरफ्तार हो गए तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी उनको मनोनीत कर दिया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा, तो ये हमें ध्यान रखना है। बिहार में सविनय अयोध्या आंदोलन जो था ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहा था। आगे देखते हैं, आगे जो आंदोलन है ये मुख्यतः चुनाव है, आम जो विधानसभा चुनाव हुए 1937 में, उसके बारे में देखते हैं कि बिहार में इसका क्या योगदान रहा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बिहार विधानसभा 1937। तो बिहार विधानसभा 1937 की बात करें तो जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। तो कब हुआ? 1937 जनवरी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव कराए गए। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस को ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। तो ध्यान रखना है, बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। किसको? श्री कृष्ण सिंह को। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा बात करें तो इसके उपरांत होता क्या है, तो राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट जो पार्टी थी, इसके जो नेता थे मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जब श्री कृष्ण सिंह ने इनकार कर दिया तो मोहम्मद यूनुस को इसने आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। कब? 1 अप्रैल 1937 को पहला अंतरिम मंत्रिमंडल गठित किया गया। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये हमें ध्यान रखना है। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल को त्याग पत्र दे दिया। तो जब कांग्रेस ने निर्णय ले लिया कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे तो मोहम्मद यूनुस ने उसके लिए अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो कांग्रेस की तरफ से जो पहला मंत्रिमंडल बना बिहार में 20 जुलाई 1937 को बना। आगे देखते हैं, आगे बात करें तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखना है, कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। राम दयालु सिंह
बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। सॉरी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे वो कौन चुना गया? रामदयालु सिंह। और उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो अब्दुल बारी जो थे वो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की। सरकार द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया। तो कांग्रेस जो सरकार थी उसने क्या करा कि छोड़ दिया कैदियों को, और इसकी वजह से इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल कर लेने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। तो ध्यान ये रखना है कि इन्होंने 1938 में घोषणा की कि हम अगर कैदियों को, जो अंडमान निकोबार में जो कैदी हैं, उनको अगर रिहा नहीं किया गया तो हम त्यागपत्र दे देंगे। तो फिर उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने कैदियों को रिहा कर दिया और इसकी वजह से इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। लेकिन जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है और उस टाइम पे जो अंग्रेजी सरकार रहती है वो बिना भारतीयों से बात विमर्श किए ही जो भारतीय हैं उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देती है। और इसके विरोध में कांग्रेस से जो मंत्रिमंडल गठित की गई थी बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, उसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया 31 अक्टूबर 1939 को। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में और वो असफल हो जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है, और इसके बाद कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। गांधी जी इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा देते हैं। आगे बात करें तो 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? बलदेव सहाय ने। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के जो तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर ने उन्होंने आदेश दिया। आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। 7 छात्र गोली कांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोली कांड में शहीद हो गए थे। आगे देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण बात की जाए तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। तो ध्यान रखना है, 12 अगस्त को पूर्ण हड़ताल किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। थोड़ा सा वीडियो की स्पीड फास्ट रहेगी क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और हमें पूरा रिवीजन एग्जाम से पहले करना है। तो अगला देखते हैं कि आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का इन्होंने नेपाल में गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित किया गया और इसमें बिहार के युवाओं को छापा मार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह जी थे। आगे अगर बात की जाए तो आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता भी शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। तो रेडियो प्रचार कौन कर रहा था? राम मनोहर लोहिया जी कर रहे थे। 1943 में 43 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। तो सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। तो ध्यान रखना है, 1948 में इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। इससे पहले इसका नाम पटना लॉन्च था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई, 134 लोग शहीद हो गए और 362 व्यक्ति घायल हो गए। ये केवल बिहार की रिपोर्ट है। आगे देखते हैं पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य का गठन कैसे होता है? तो पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स मतलब बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। बिहार टाइम्स इसका संपादन किसने किया? मुख्यतः सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण जी थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। तो 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरा जो अधिवेशन होता है 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ और इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। तो 1908 ईस्वी में पटना में होता है और बिहार निर्माण की मांग को इस दिन पारित किया जाता है। और दूसरा अधिवेशन 1909 में होता है भागलपुर में और इसमें भी पुनः बिहार की अलग मांग की जाती है। 1911 में अगर बात करें तो 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। तो कब किया गया? 1911 में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। तो कब? 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई। अब देखते हैं आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ अन्य तथ्य बात करें तो 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1937 में चुनाव भी हुए थे तो इस टाइम पे जिन्ना जी आए थे और लीग का इन्होंने प्रचार किया था। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्ति रखते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। आगे देखा जाए तो बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैल बाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि प्रसिद्ध हैं। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भी शामिल हुई थी और 1946 ईस्वी में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। कौन? आशा सहाय ने। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। किसने? जिरियावती देवी ने। और कहाँ की रहने वाली थी? गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। तो चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र इन पुस्तकों की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की थी। किसकी? स्वदेशी आंदोलन और भारत की वर्तमान दशा। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी टोपी की रचना राजा साहब ने की थी। इसके अलावा बात करें तो 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कब? 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहाँ पे? तो कलकत्ता में। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने।
1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। शंकरन नायर जी ने 1916 में शिक्षा सदस्य पर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सारा हमने लगभग सारे आधुनिक बिहार के इतिहास को कवर कर लिया। तो हमारा इतिहास का जो चैप्टर इतिहास जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो चुका है और हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार के भूगोल को। और कल से हम स्टार्ट करेंगे बिहार के भूगोल को। बाकी ये कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम चार्ट में बना के दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए बस आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देख सकते हैं, इसे एक बार पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और ये रिवाइज करने के लिए सही रहेगा। तो ये पूरा 1947 तक के घटनाक्रम पूरा सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो आप इसे एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कल से अब हम स्टार्ट करते हैं बिहार के भूगोल को। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।